इस वीडियो में जो फर्स्ट यूनिट का आगे का पार्ट था उसको कवर करेंगे। और उसको कवर करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट हम यूज़ करने वाले हैं उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का हिंदी मतलब होता है संयोजकता। तो वैलेंसी को पता करने के लिए हम सारी वैलेंसी को भी नहीं याद करेंगे, हम केवल जो एलिमेंट यूज होने वाले हैं या फिर जो कंपाउंड यूज होने वाले हैं इस यूनिट में उसकी वैलेंसी को बस याद करेंगे। उसके बाद वैलेंसी याद नहीं करना पड़ता है, एक्चुअली वो याद हो जाता है अगर पीरियोडिक टेबल रट जाता है तो। और समझने वाली बात है, बस इसको फ़िलहाल अभी के लिए हम इसको याद करेंगे या फिर समझेंगे कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं। जैसे हीलियम की वैलेंसी 0 होती है, पीरियोडिक टेबल में बताया था कैसे। लिथियम 1। तो ऐसे सबका नाम ऐसे लिखा हुआ है और सबका सिंबल भी दे रखा है ना, और यहाँ पे उसकी वैलेंसी दे रखी है। और ये एक्चुअल में कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है, लेकिन इसको भी मत पढ़ो, 11वीं में अच्छे से पढ़ लेना। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इन सब की वैलेंसी यहाँ पे दे रखा है, संयोजकता दे रखा है। तो इसको बस याद कर लेना या फिर कहीं लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी आगे का जो सॉल्व करने वाले हैं रिएक्शन उसमें इसका काम आएगा। तो तुमको अगर मैं तो वहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा और जल्दी समझा दूंगा, लेकिन तुमको बस ये निकाल भी सकते हो वैलेंसी कैसे आई, लेकिन अभी फ़िलहाल लिख लो। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो मतलब तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना। चलो फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। लास्ट क्लास में एक चीज़ और बताया था कि जो लेड होता है उसकी वैलेंसी +2 भी होती है और +4 भी होती है, लेकिन हमको लेना कौन सा है। देखो, जैसे लेड 2 अगर कहीं लिखा है ना तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, और लेड 4 लिखा है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। जनरली लेड की वैलेंसी 4 ही होती है, लेकिन इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन में से ये जो इलेक्ट्रॉन है 4, इनमें से 2 इनएक्टिव रहते हैं, मतलब उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन 2 बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। तो हम +2 लेके सॉल्व कर लेते हैं कहीं कहीं पे। किसकी? Pb2 की। Pb4 का 4 ही होता है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने लास्ट क्लास में इसको पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कोई भी 2 एलिमेंट अगर जुड़ करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अब बस समझो पहले। जैसे H2O क्या होता है? H2O सही एक कंपाउंड अगर बन गया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो ध्यान से देखो, दो एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको 2 चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं तब एक चीज़ बन रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को जहाँ पे 2 एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक से अधिक एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंथेसिस रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही वियोजन अभिक्रिया होती है, जस्ट इसका उल्टा होती है। इसमें क्या था कि एक से अधिक कंपाउंड मिल करके एक उत्पाद बना रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक उत्पाद को तोड़ा जाएगा किन्हीं भी 2 कंपाउंड में, किन्हीं भी 2 एलिमेंट में। एक कंपाउंड को किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट में तोड़ा जाएगा, उसको हम बोल देते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? सपोज करो एक कंपाउंड है, किसी भी एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ये आपस में बॉन्डिंग तोड़ करके इससे जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ A C से जुड़ गया और B को छोड़ दिया, या फिर B C से जुड़ गया, A को छोड़ दिया, तो ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन क्या होता है कि 2 कंपाउंड है आपस में रिएक्शन किए, ये इसका बॉन्डिंग यहाँ से तोड़ के इसमें जुड़ गया और ये तोड़ के इसमें जुड़ गया, तो उसको हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बारी बारी तुम्हारे जो बुक में है उसको सॉल्व करते हैं, उसको विक्रिया पढ़ते हैं कि कौन सी विक्रिया कैसी होती है और उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, एलिमेंट मिलकर एकल उत्पाद यानी कि सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सेम यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्शंस कंबाइन, 2 reactants combine to form a single product is called combination reaction, है ना। अब जैसे क्या होता है? जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर बुझे हुए चूने का निर्माण करना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड
कुछ भी लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको जल से अभिक्रिया कराए, मतलब एक उत्पाद एक एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट पानी हो गया, उसको अगर रिएक्शन करवाएंगे तीसरा एलिमेंट कंपाउंड बनेगा, तो हम बोल सकते हैं ना कि वो संयोजन अभिक्रिया है। तो बस ऐसे ही है ना, इसको याद बस करना है, याद रखना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल का निर्माण करना, अभी बताया, हाइड्रोजन यानी 2H प्लस O2 बराबर क्या हो जाता है H2O। तो देखो दो एलिमेंट, एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ, तो एक कंपाउंड बन गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे हम कोई भी अभिक्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया कराने के बाद अगर उसमें से हीट पैदा हो रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं है, बस ये जो रिएक्शन हो रहा है सब करते रहो, ये सारा रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हम कराएंगे अगर उसमें से हीट पैदा हो रही है, ऊष्मा पैदा हो रही है, यानी कि जैसे ये गर्म हो जा रहा है, कोई है इस हम ग्लास में अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये ग्लास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, ये ग्लास गर्म हो गया, है ना। तो जब गर्म हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ऊष्मा पैदा हो रही है उसमें से। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे हम कोई भी नेचुरल गैस जलाते हैं, एलपीजी भी जलाते हैं, तो जब एलपीजी जलाएंगे तो उसमें से गर्माहट निकलती है ना, जो गैस सिलेंडर घर में होता है उसको जलाते हैं, उसमें से रिएक्शन होता है, बाहर के ऑक्सीजन और अंदर का जो फ्यूल होता है उसको हम जब उसमें आग लगाते हैं तो उसमें से रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो उसमें से हीट पैदा होती है ना। तो जहाँ से भी हीट पैदा होगी, जिस भी अभिक्रिया से हीट पैदा होगी, उसको बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश याद रखना है, क्योंकि आगे चल के मैं इंग्लिश के वर्ड यूज करूँगा तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। दूसरा, श्वास लेते हैं, हम सांस भी लेते हैं ना, तुम ऐसा देख लो ना, हम खाना खाते हैं, वो एक एलिमेंट हो गया, हमारे शरीर के अंदर भी तो एक एलिमेंट है, एसिड जो रहता है, अगर उन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। हम सांस लेते हैं, नाक के पास अगर उंगली रख के देखोगे तो जो सांस लोगे, जो हवा निकलेगी नाक से, उससे गर्म लगेगी। तो हमारे शरीर में भी जो अभिक्रिया होती है उसमें भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। साग सब्जियों का विघटित होकर एक खाद बनना, जैसे क्या होता है कि जो सब्जी होती है, सब्जी का जब पत्ता हम फेंक देते हैं कहीं भी, तो पानी में मिला करके फेंक दिए, वो पत्ता सड़ जाता है, तो उसमें से गैस निकलती है जिसको बायोगैस बोलते हैं, उसमें से गैस निकलती है। उस गैस को भी अगर हम जलाएं तो उसमें से भी हीट होगी, हीट पैदा होगी, तो खाद बनेगा, खाद भी बनेगा तो उसको पेड़ पौधे में लगाएंगे, वहाँ भी हीट पैदा होगी। तो बस ये एक एग्जाम्पल है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की, है ना। अब बारी बारी हम ये सब, इसका जो रिएक्शन है, इसका एक्सपेरिमेंट है, इसको हम करके देखते हैं कैसे होगा। ये अपने उसमें अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब ऐसा पूछा जाए तो तुमको लिखना है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा मतलब गर्माहट, हीट, है ना, ये याद रखना है। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1.4 पढ़ते हैं। ये किताब में दिया हुआ है, क्रियाकलाप 1.4। ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर बुझे हुए चूने का निर्माण करना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे हम किससे, पानी से, तो बुझे हुए चूने का निर्माण होगा। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एक्सपेरिमेंट ऐसा लिखा रहेगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.4, और फिर यहाँ पे लिंक दी रहेगी, है ना। तो जो भी लिंक दी जाएगी उसमें टच करना। तो जो इसका अभिक्रिया, जो इसका क्रियाकलाप है, एक्सपेरिमेंट है, ये वीडियो में किसी ने किया है तो वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, उसको देख लेना। तुमको ऊपर ऊपर से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। अभी तो यहाँ पे मैं बस बता दे रहा हूँ अच्छे से, लेकिन तुम अगर वीडियो देख लोगे तुमको हर एक चीज़ याद हो जाएगी कि क्या कैसे हो रही है चीज़ें। अब देखो, जैसे हम क्या बोलते हैं, जो मार्केट में चूना मिलता है, ज़्यादा नहीं, 5-10 रुपये केजी में मिलता है, 5-10 रुपये का 1 किलो मिलता है, या 20 रुपये का मिलता है। अगर हम इस चूना को, चूना को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस चूना को अगर हम पानी में डाल दें, एक बीकर लेंगे, बाल्टी लेंगे, अगर बाल्टी में पानी डाल दिए आधी बाल्टी, उसके बाद हमने ये चूना का पत्थर उसमें डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया उठा करके, देखो ये चूना का पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है ना।
अब जैसे ही चूना का पत्थर जाएगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि उसमें बुलबुले उठने लगे हैं, है ना। बुलबुले उठने, ये पानी उबलने, जैसे पानी उबलता है ऐसे रिएक्ट करने लगेगा पानी। मतलब क्या होती है नीचे इसमें क्या होती है कि जब रिएक्शन होता है तो इसमें से हीट निकलती है। तो हीट निकलती है जब, तो यहाँ पे बबल फॉर्म हो जाते हैं। तो हीट जब निकलती है तो ऊष्मा तो अलग चली गई, है ना। ऊष्मा तो अलग चली गई, मतलब हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और प्लस जो नीचे जब ये पानी शांत हो जाएगा तो नीचे एक जो चूना है ना वो गीला हुआ बुझा हुआ चूना हो जाएगा। मतलब ये अभी तक खड़ा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी में डाल देंगे तो इसकी पूरी हीट निकल जाएगी, फिर ये बुझा हुआ चूना बन जाएगा जो पानी के नीचे बैठा रहेगा। फिर पानी को अगर ऊपर से हम गिरा देंगे बाल्टी से तो नीचे जो चूना रहेगा वो चूना बुझा हुआ चूना रहेगा। याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना, और अगर करना है तो उसमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हाथ जल जाता है। जो चूना, ये बुझा हुआ चूना वही होता है जो बाकी जो सब लोग, बहुत सारे लोग सुरती के साथ खाते हैं चूना, वो बुझा हुआ चूना होता है। अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड ये वाला चूना खा लेंगे तो मुंह जल जाएगा। तो इसको नहीं खाना है किसी को भी, पहली बात तो खाना ही नहीं है। और इसमें हाथ बिल्कुल नहीं डालना, अगर एक्सपेरिमेंट भी करना तो नहीं डालना हाथ, क्योंकि ये बहुत जल जाएगा हाथ, फफोले भी पड़ जाएंगे। तो इसको अब क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले एक बीकर में जल लेना है, फिर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें। कुछ ही देर में हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके तेज़ी से ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, हमने जो तुम लोगों ने अभी वीडियो में अगर लिंक देखा होगा, वीडियो देखा होगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर उस वीडियो को देखोगे तो जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है सेम चीज़ हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है ना। अगर हम इसको रिएक्शन का वीडियो देखें और हमको हिंदी में नहीं लिखना है तो हम उसको केमिस्ट्री की भाषा में, रासायनिक सूत्र की भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे हम कुछ अभिक्रिया किए थे बैलेंसिंग के टाइम पे, सेम उसी तरह हमको लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया पानी से करा रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे, क्या होगा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसमें से जो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा भी हम लिख देंगे इसमें। छोटा कर देता हूँ इसको, आ नहीं रहा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। प्लस जो ऊष्मा निकलती है उसको भी हमको लिखना है, उसको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी हमेशा, मतलब जो भी कोई भी ऊर्जा होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब एक समान होती है। बस वो एक तरह, अगर एक फॉर्म में है तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन हमेशा समान रहेगी। जैसे हम अगर मोमबत्ती लेते हैं कोई, है ना, मोमबत्ती लेते हैं तो हम क्या किए, एक माचिस लिए, है ना, माचिस तो लिए, अब इसको जला दिए तो ये जल रहा है, ठीक ना। सपोज करो मोमबत्ती जलने लगा, तो इससे क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी पहले से थी, मोमबत्ती के अंदर केमिकल एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा थी। अब ये कन्वर्ट होकर के हीट एनर्जी में चेंज हो गई, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो गई है। तो मतलब जितने, सपोज करो ये उस जो भी यहाँ से हीट निकल रही है, गर्माहट निकल रही है, वो यहाँ पे अगर इकट्ठा किया जाए तो जितना एनर्जी यहाँ पे थी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे ही है, उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे भी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, वो कभी न जनरेट की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, और ना ही समाप्त की जा सकती है। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जा सकती है, बस बदली जा सकती है, समाप्त नहीं कर सकते हम ऊर्जा को। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल से जो रिएक्शन करवाए हैं, बुझा हुआ चूना हो गया, लेकिन जो एनर्जी थी वो ऊष्मा के रूप में निकली, मतलब यहाँ से जो हीट निकला था, गर्माहट निकला था, वो भी निकला है, तो उसको हम लिखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम को Ca लिख दिए हमने, ऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन है, जल क्या है, H2O है,
है ना। अभी बैलेंसिंग कैसे करना है वो बता रहा हूँ। और बुझा हुआ चूना क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। बुझा हुआ चूना का सूत्र है, लिख लो, बाद में नहीं बोलना कि नहीं पता। CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से लेके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब जैसे देखते हैं हम कैसे इसको मतलब बैलेंस कैसे करेंगे। ऑक्सीजन का हमको पता है बैलेंस ही कितना होता है, -2। कैल्शियम का क्या होता है, +2। फिर से दिखा देता हूँ, कैल्शियम का +2 ऊपर बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। ये क्या है, कैल्शियम, यहाँ पे देखो ये कैल्शियम है, इसका +1 वैलेंसी, इन सब का +2, इन सब का +3, इन सब का +4, फिर यहाँ पे -3, इन सब का -2, इन सब का -1 और इन सब का 0। इसका क्या हो जाएगा, +1, इसका हो जाएगा +2, इसका क्या हो जाएगा -3, ऐसे याद रखना है इसको। अब हम अभिक्रिया में वापस आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं H2O की वैलेंसी कितनी होती है, 0। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है, न्यूट्रलाइज्ड कंपाउंड में कोई वैलेंसी नहीं होती। अगर इसको हाइड्रोजन को हटा देंगे तब इसकी वैलेंसी -2, और जो यहाँ पे H2 जोड़ेंगे तो इसकी वैलेंसी +2। तो देखो ये पहले से ही 0 है, तो जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, वैलेंसी इसकी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सीधे H2O। अब अगर ये +2 और ये -2 दोनों जुड़ेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा। क्या कंपाउंड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये H2 हो गया, और यहाँ पे तो उष्मा है, उसको क्या बोलेंगे, देखो एक कैल्शियम, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 बार, ऐसे ही हाइड्रोजन भी है 2 बार, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन भी 2 बार है ना। तो मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ऊष्मा, ठीक, हैप्पी, बस इतना ही करना था इसमें। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ये हो गया, जल से अभिक्रिया किया, इससे क्या हो गया, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना। है ना। अब देखो वीडियो देख लो, सारी रिएक्शन याद हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जल का मतलब H2O, इसी की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CaOH2, हैप्पी। अब इसमें क्या करना है, OH की वैलेंसी होती है, OH की वैलेंसी अभी बताया, जो PDF अभी खोला था उसको तुमको लिखने के लिए बोला था, उसमें देखना है OH की वैलेंसी -1 होती है। तो -1 यहाँ पे इसको 2 बार ले लिए तो क्या हो गया, -2 हो गया। और यहाँ पे कैल्शियम की +2 होती है, देखो +2 और -2 दोनों 0 में आ गए, मतलब ये कंपाउंड बन गया, है ना। चलो दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट में, हाँ अब देखो इसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम करते हैं, बुझा हुआ चूना हम करते क्या है। तो बुझा हुआ चूना का पॉइंट मैं लिख देता हूँ कुछ, इसमें देख लो। बुझा हुआ चूना जो होता है ये ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके चमकदार पदार्थ बन जाता है। जो बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके धीमी गति के साथ धीमी गति के साथ
कैल्शियम का दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। है ना। देखो जैसे यहाँ पे जो भी बुझा हुआ चूना है ना, पानी को अगर निकाल के हम बुझा हुआ चूना को ऐसे दीवार पे, कोई दीवार है उस दीवार पे अगर हम लगा देते हैं, अगर हम ऐसे पेंट कर देते हैं उसमें, तो जब गीला रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब गीला रहेगा, बुझा हुआ चूना जब गीला रहेगा ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा दीवार पे। लेकिन जैसे जैसे ये सूखेगा, मतलब ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की सांस लेते हैं, और जो हम वापस से सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वातावरण में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल होंगे ना, उससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा, और जो दीवार पे हमने बुझा हुआ चूना लगाया था उस पे ना एक पतली परत चढ़ा देगा कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब पतली परत चढ़ा देगा तो उससे दीवार की सतह चमकदार हो जाएगी। अब उसका केमिकल रिएक्शन हम भी लिख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जैसे बुझा हुआ चूना क्या था, CaOH2, यही था ना। लेकिन अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो दीवार पे हम बुझा हुआ चूना लगा दिए, वो दीवार की सतह जो बुझा हुआ चूना से लगी हुई है वो बाहर वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देगा, CaCO3। देखो CaCO2 यहाँ था, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा तो CaCO3 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा। तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या होता है, H2O होता है। तो एक H2O बन जाएगा। तो देखो कि जब दीवार पे जब हम चूना लगाएंगे, बुझा हुआ चूना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि दीवार की सतह जो चमकदार हो जाएगी। लेकिन हम उसमें अगर हाथ से ऐसे ऐसे मतलब हाथ चला देंगे तो हमारे हाथों में भी वो परत एक लग जाएगी। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, प्लस उसमें वाटर भी होता है, मतलब पानी का पार्टिकल होता है। दिखता नहीं है, एक थोड़ा सा होता है लेकिन दिखता नहीं है वो, लेकिन वो समय के साथ सूख जाता है, वो हवा में उड़ जाता है फिर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है ये बहुत चमकदार परत होती है, चमकदार होती है। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। बैलेंसिंग तुमको पता है क्या होती है बैलेंसिंग, तो बैलेंस कर लेना अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। लेकिन ये रिएक्शन मैं बता रहा हूँ बस। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर बुझा हुआ चूना को दीवार पर लगाएं तो क्या होगा। तो तुमको लिखना है, बुझा हुआ चूना को अगर दीवार में लगाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनाता है, जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है और दीवार की सतह चमकदार हो जाती है। ये लिख लेना, जैसे तुमको समझा दिया हूँ पूरा लिख लेना अपने कॉपी पे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है और आता भी है एग्ज़ाम में कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को दीवार की सतह पे बुझा हुआ चूना को दीवार की सतह पे लगाएं तो क्या होगा, जैसा बताया अभी वैसा ही होगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा, है ही क्या, बस वही मिलाना है, वही दीवार पे लगा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेगा, धीमी गति से सूख जाता है, चमकदार हो जाती है। तो सबको पता भी है तुम लोगों को। एक हो गया। अब दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से जल का निर्माण करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण करना ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण करना। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसको बताना पड़ेगा क्या।
मेरे ख्याल से तो नहीं बताना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन लो और 1 ऑक्सीजन लो, पहले भी बता चुका हूँ। इसी का तो वो बनाता हूँ, H2O हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन तो इसका बहुत छोटा सा है, सबसे बन जाता है। अब सपोज करो कि अगर हम क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे होते हैं, जैसे कोयला, कोयला को अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा? कोयला को जलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम कोयला को जलाएंगे तो क्या होगा? कोयला को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, काला कलर का धुआं निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे कोयला को हम कोल बोलते हैं, कोल क्या होता है? कार्बन। कार्बन कोयला ले लिए, अगर इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या होता है? कोयले की जो वैलेंसी होती है वो +4 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। मतलब एक कार्बन के साथ एक पार्टिकल कोयला के साथ हमको 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाके ये -4 होगा, है ना? तो हमको यहाँ +4 है तो यहाँ -4 करना है। कैसे होगा? सिंपल है, हम अगर ऑक्सीजन 2 बार ले लें तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 और ये +4, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर CO2 बनेगा। तो जब रिएक्शन कराएंगे, जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कोयला, ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारी किताब में इसलिए बता दिया, तुम लोगों से बन जाएगा, मैं फालतू में बता रहा हूँ। और इस सब प्रोसेस का नाम क्या होता है? कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी कोयले को जलाना, है ना? चलो अब दूसरा ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि कोयले को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ हीट भी पैदा होता है। अगर कार्बन को जलाओ, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा, लेकिन ऊष्मा भी रिलीज करता है ना? ऊष्मा भी रिलीज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो ऊष्मा तुम्हारे बुक में नहीं लिखा है तो मत लिखो, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये जान लेना ऊष्माक्षेपीय जो भी अभिक्रिया करने से, जो भी रिएक्शन करने से अगर हीट पैदा हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में क्या आता है? जैसे मीथेन आ जाता है। मीथेन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। अब ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के साथ ही क्यों कराएंगे अभिक्रिया। बताता हूँ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्यों कराएंगे। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनेगा, प्लस जल बनेगा और ऊष्मा। ये ऊर्जा नहीं है, ऊष्मा है। ऊर्जा भी लिख सकते हो क्योंकि वो हीट एनर्जी है एक तरह से। देखो अब बताता हूँ जल ही क्यों बनेगा। देखो जैसे आग कब लगती है? आग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक फ्यूल हो, एक ऑक्सीजन हो और एक टेम्परेचर हो। अगर ये 3 चीज़ है तभी आग लगेगी, अदरवाइज़ तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है तो आग नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी बताते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। तापमान जब देखोगे, जब आग लगती है तो बहुत जलन होती है, उंगली अगर लगाते हैं उसमें जलन होती है, तो वो तापमान होता है। अगर उसी जलन को ठंडा कर दिया जाए, मतलब वहाँ आसपास बर्फ़ रख दिया जाए, तो ठंडक जब हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी, अपने आप बुझ जाएगी आग, हमको बुझाना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन तो जानते ही हो ऑक्सीजन क्या होता है। इसको लिखना है ना नोट्स में अपने शब्दों में, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो अपने शब्दों में लिख लेना। फ्यूल को क्या बोलते हैं? फ्यूल को ईंधन बोलते हैं। तो देखो ईंधन कैसा भी हो सकता है। ईंधन क्या होता है? कोयला यानी कोल ईंधन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है ईंधन, लकड़ी हो सकता है यानी कि वुड भी ईंधन हो सकता है,
डीजल हो सकता है ईंधन, है ना। और सपोज कि जो भी चीज़ जो जल सकती है उसको हम ईंधन बोलते हैं। जो भी चीज़ हो अगर वो जल सकती है तो हम उसको ईंधन बोलते हैं। जैसे हमारा कपड़ा वो भी जल सकता है तो हम उसको भी ईंधन बोल देंगे। तो ईंधन के बिना आग नहीं लग सकती है। ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर में है तो वो भी आग लग जाएगा। तापमान जब ज़्यादा तापमान रहेगा तभी आग लगेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि ये एक फर्श है ना। हम क्या किए, यहाँ पे हम ऐसे पेट्रोल गिरा दिए, यानी क्या हो गया, ईंधन हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद वातावरण में जितना भी वो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन तो पहले से ही है, यानी ऑक्सीजन। देखो दो चीज़ है, ऑक्सीजन भी है ईंधन भी है, लेकिन तापमान नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो आग नहीं लग रही है। लेकिन जैसे ही हम लाइटर या माचिस मारेंगे ना तो आराम से आग लग जाएगी, आराम से। टेम्परेचर मतलब तापमान भी मिल जाएगा। अगर इसको जलाते हैं, माचिस को जला देते हैं, माचिस जला देंगे तो यहाँ से आ जाएगा तापमान, तो झट से आग लग जाएगी, है ना। अगर सपोज करो ईंधन ना रख के हम यहाँ पे, ईंधन की जगह पे हम यहाँ पे कपड़ा रख दिए, है ना, कपड़ा रख दिए, बहुत सारा कपड़ा यहाँ पे ला के रख दिए। ऑक्सीजन तो मार्केट उसमें है ही, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही। हम जैसे उसको माचिस लगा के इसमें लगाएंगे आग तो देखोगे पूरा आग लग जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी नहीं है ना तो आग नहीं लगेगा। जैसे सपोज़ करो कि हम बताते हैं इसमें क्या करते हैं, हम तापमान भी दे दिए, ईंधन भी दे दिए, ऑक्सीजन भी दे दिए, ठीक ना, आग लग रही है। हम उसको एक डब्बे से पैक कर देते हैं, इस एरिया को एक डब्बे से पैक कर दें, मतलब जितना अंदर ऑक्सीजन था ना उतना तो जल गया, लेकिन बाहर से और ऑक्सीजन नहीं आएगी इस क्लोज पैक डब्बे में। ये डब्बा है प्लास्टिक, लोहा, कुछ भी ले लो, उसको अगर ढक दिए ऊपर से तो अंदर जितनी ऑक्सीजन है उतनी की तो आग लग जाएगी, लेकिन बाहर से और भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, वो नहीं मिलेगा, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी, ऑक्सीजन उसको मिलना बंद होगा तो आग बुझ जाएगी, आग बंद। तो मतलब आग जलाने के लिए हमको ये तीन चीज़ चाहिए। अगर ये तीन चीज़ में एक भी चीज़ की कमी होगी तो आग नहीं लगेगी। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो ईंधन है ना, वो नेचुरल गैस जो है वो ईंधन है। ऊपर जो लिखा था मीथेन जो है वो ईंधन है। तो ईंधन को अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जलाना है तो जलाने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो कोई रासायनिक का उसका रासायनिक सूत्र होता नहीं है। तो हमको क्या होता है, ईंधन के अलावा और क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी चीज़ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा ही होगा, कुछ भी लिख के ले लो तुम। और जब भी कुछ चीज़ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल निकलेगा उसमें से। चलो ये हो गया, ईंधन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उसमें। अब हम इसकी रिएक्शन, इसकी प्रक्रिया कराते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। क्या हो जाएगा, मीथेन को क्या बोलेंगे, CH4, इसको हम मीथेन बोलते हैं। नहीं पता तो लिख लो, ये मीथेन होता है, CH4 मीथेन होता है। अब क्यों बोलते हैं CH3 को मेथिल बोलते हैं, मेथिल। अब ऐसा लिखा भी हूँ, CH3OH को मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल। नहीं पता तो लिख लो, काम आएगा। मेथिल अल्कोहल मतलब वो देसी दारू, प्योर दारू, ये होता है मेथिल। ये हम यहाँ पे मेथिल और ये एल्कोहल CH3OH, है ना। तो ऐसे थोड़ा याद रखते रहो क्योंकि आगे चल के काम आ सकता है ये सब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीथेन की क्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से, यानी कि O2 से कराएंगे। अब मीथेन का हम वो देख लेते हैं। मीथेन जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, कितना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगा तो CO2 बनेगा, CO2 यहाँ बन जाएगा। मीथेन 0+1+2 ऐसा कुछ भी नहीं होता है मीथेन का। और कंपाउंड O2 बन गया, CO2 बन गया, प्लस जल बन गया H2O, प्लस ऊष्मा। ऊष्मा कोई रासायनिक फार्मूला होता नहीं है, जिस वैसे ही लिख देंगे। अब देखो यही प्रक्रिया है, अब इसको बैलेंस बस हमको करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, CH4 हो गया और 2 ऑक्सीजन ले लिए। कैसे, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है।
तो हम ऐसे नहीं ले सकते, तो हमको 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 2 ऑक्सीजन भी तो यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो हमको 4 ऑक्सीजन चाहिए। देखो 2O2 लिख दिए थे हम पहले से ही, मुझे पता था। तुम लोग को नहीं पता होगा तो तुम लोग यहाँ लिख लेना, 2 ऑक्सीजन चाहिए होगा। मतलब बैलेंसिंग करने के पर्पज़ से ही हमको ये सब लिखना है, अदरवाइज़ नहीं लिखना है। सब पता होगा, जब प्रैक्टिस करते रहोगे सब कुछ पता हो जाएगा, है ना। देखो फिर से बता देता हूँ कैसे किया मैंने। यहाँ पे एक कार्बन था, तो यहाँ पे एक कार्बन लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन सिर्फ 2 आ रहा था। तो 2 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन यहाँ बनाना था, तुमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 और बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 4 ऑक्सीजन हमको चाहिए था, 4 ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, हैप्पी। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला ये मतलब जो श्वसन क्रिया थी उसका भी एक रिएक्शन है, उसमें से देख लेना, बुक में लिखा होगा, उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिख देता हूँ क्योंकि बन ही जाएगा, समझा दिया हूँ ना। बैलेंसिंग बस करना है तुमको, तो जो बुक में लिखा है दूसरी इसके जस्ट ईंधन को जलाने के बाद का जस्ट लिखा है उसको लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाता है ग्लूकोज जो शरीर के अंदर होता है, उसको हम अगर अभिक्रिया कराते हैं पानी से तो 6 मतलब जो हम ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर जो वातावरण में हम सांस लेते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है। मतलब पानी की मात्रा तो होती है ना हमारे शरीर में, हमारे शरीर में पानी की मात्रा है, बाहर से हमने ऑक्सीजन का सांस लिया और वो रिएक्शन करके क्या बन गया 6CO2। मतलब जितना हमने ऑक्सीजन अपने अंदर लिया सांस लेके उतना ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। और जो शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है वो बन जाता है पानी, मतलब 6H2O। देखो यही रिएक्शन है। और जो नाक से सांस लेते समय जो हवा छोड़ते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऊर्जा, उष्मा। यहाँ पे ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा मतलब जो शरीर को चलाता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी। जब हम सांस लेते हैं तभी तो शरीर चलता है, वरना कहाँ चल पाएगा शरीर। समझ में आया? फिर से समझो। ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है, हम जो सांस लेते हैं, लेकिन हम जितना सांस लेते हैं मतलब अगर एक सांस लोगे तो दूसरा सांस छोड़ना पड़ेगा तभी दूसरा सांस ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। देख लो, ट्राई कर लो, एक सांस लो लंबी सांस, पूरा सांस छोड़ना पड़ेगा तभी जितना तुम सांस लोगे उतना तुमको वापस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो जब हम 6 बार सांस लेते हैं तुमको 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी पड़ता है नाक से। अब ये ग्लूकोज इसका रिएक्शन कराए हम ऑक्सीजन से, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिए और जो पानी है वो शरीर में ही रह जाता है। तभी तो शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे इसलिए हमको सांस लेते रहना है, ग्लूकोज भी खाना है। और ये जो ऊर्जा है ये हमारे शरीर को चलाती है। ठीक, अब ये बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना। अब सब्जियों का भी खाद में बनना है भी, ये तुम लोग पढ़ सकते हो, इतना बड़ा कठिन नहीं है। उसका कोई फार्मूला तो नहीं है मेरे पास, ना किताब में दिया हुआ है, लेकिन सब्जी सड़ के खाद बन जाती है, इतना याद रखना। दूसरी अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब एकल पदार्थ था, एक कंपाउंड था, उसको हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम में आएगा, लिख लेना। यदि एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या संयोजन अभिक्रिया थी, देखो 2 चीज़ जुड़ के एक चीज़ बना, यहाँ पे भी 2 चीज़ जुड़ के एक चीज़ बना, यहाँ पे भी 2 चीज़ को जोड़ के एक चीज़ बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो H2O तो हर जगह रहता है। और देखो यहाँ भी 2 चीज़ को जोड़ करके एक चीज़ बना रहे हैं, तो ये हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब हम इसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यह हिंदी में लिखा है, इफ़ अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव ए स्मॉल प्रोडक्ट देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया गया है जो बुक में दिया हुआ है, देख लेना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करना, लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, जल का वैद्युत अपघटन, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो करके सिल्वर धातु बनाता है। ये 4 एक्सपेरिमेंट यानी कि 4 क्रियाकलाप तुमको दी गई है बुक में। मैं बारी बारी से इसको समझा देता हूँ, लेकिन पढ़ते रहोगे तभी एक सभी याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। तुमको लगता होगा कि तुम बस ये वीडियो देख लियो तो तुमको लंबे समय तक याद रहेगा,
ट्रस्ट मी भूल जाओगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो ये समझा दे रहा हूँ मैं रिएक्शन कैसे होता है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें जा करके देख लेना, तुमको याद भी रहेगा कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे इसका रिएक्शन लिखना है। तुमको मेन चीज़ ये सब याद रखना है, एग्ज़ाम में ये पूछेगा तुमसे, जो याद है ना हिंदी, उसको लिखने के बाद जब तक तुम ये रिएक्शन नहीं लिखोगे ना तब तक तुमको नंबर नहीं देगा। ये रिएक्शन याद रखना है ना, जब तक ये रिएक्शन याद नहीं रखोगे तब तक नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए। ये रिएक्शन किसका है? दीवार में जब पेंट करते हैं बुझे हुए चूने का, तब का रिएक्शन है। बाकी क्या, जब चूना बनता है बुझा हुआ तो ये रिएक्शन है उसका। तो ये याद रखते रहना, जो नहीं बने व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे, लेकिन पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। अब जैसे इसका हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1.5, बुक में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1.5, वहाँ से देख लेना। एक्सपेरिमेंट का नाम है फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करना। अच्छा, क्या कर लेंगे हम गर्म करके, देखते हैं क्या होता है ना। अब जैसे हमको एक परख नली ले लेना है। परख नली क्या होता है, रुको फोटो दिखाता। देखो ऐसी परख नली इस तरह से दिखती है, ये परख नली है। इसमें क्या है, ऊपर से कुछ भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इसमें नीचे से बंद रहता है। ये ग्लास जैसी रहती है, कांच के ग्लास की नली है, टेस्टिंग ट्यूब इसको बोलते हैं, परख नली है, ठीक। तो इस परख नली में क्या करेंगे, इसमें हम नीचे रखेंगे बर्नर। यहाँ पे ये बर्नर है, मतलब इसको अगर हम घुमा देंगे तो यहाँ से आग लगेगी, और यहाँ से आग लगेगी तो इसको गर्म करा जाएगा, ठीक। फेरस सल्फेट के ऊपर क्रिया करना है, तो फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, यानी कि ये हरे रंग का, हल्का हरा रंग होता है इसका, ज़्यादा गाढ़ा रंग नहीं होता है, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। नमक नहीं है ना, सेंधा नमक है, ये फेरस सल्फेट है, ये एक धातु है। फेरस धातु क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसको पानी में भी घोल के मिला सकते हैं, कैसे इसे नॉर्मल वैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेम अगर इस फेरस सल्फेट को, एक सेकेंड, ये फेरस सल्फेट को अगर हम इस परख नली में डालते हैं तो क्या होगा, इस परख नली में अगर हम डालेंगे तो फेरस सल्फेट को, तो ये यहाँ पे भर जाएगा, है ना। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, समझ में नहीं आएगा ऐसे अगर, तो वीडियो को देख लेना। मैं तो बोलता हूँ वीडियो को पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक जाओ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.5 जहाँ लिखा है उसमें देखो, और फिर वीडियो को देखो, फिर आगे यहाँ पे पढ़ने आओ, है ना। वीडियो को देख लो, 1 सेकेंड 10-20 सेकेंड का वीडियो होगा मेरे ख्याल से। अगर फेरस सल्फेट हम यहाँ पे इस परख नली में भर देते हैं, उसके बाद बर्नर को ऑन करके इसमें हम हीट देते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो जैसे इसको गर्म करेंगे ये भूरे रंग की गैस हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं भूरे रंग की कैसे दिखेगी ये। है ना, ये परख नली है, इसको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ। सपोज करो ये गर्म किए, और गर्म करने के बाद ये कौन से रंग की हो गई, ये गैस हो गई भूरे रंग की। भूरा रंग मतलब, सपोज करो ये गैस इस रंग की हो गई। गैस क्या है, वो फेरस सल्फेट को गर्म किए, वो ऐसा हो गया, देखने में इस तरह से लगने लगा, है ना। तो इसके साथ दो गैसें भी रिलीज होती हैं, ये बुक में दिया हुआ है एक्चुअल में, है ना। तो उसको बस मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हिंदी में लिखते हैं। देखो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, ये बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड, है ना। और इसको सूंघोगे तो इसको सूंघने के बाद कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। दो गैसें रिलीज होती हैं इसमें, इसको गर्म करने के बाद। तो इसी चीज़ को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। देखो ये हिंदी में लिख दिया हूँ, इसमें लिखा है जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को बर्नर में बर्नर की मदद से गर्म किया जाता है, तब फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है। कैसे त्यागता है समझाता हूँ, जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदलकर भूरा हो जाता है। देखो ये भूरा हो गया, ये हरा था लेकिन गर्म करने के बाद ये भूरा हो गया। भूरे रंग का क्रिस्टल फेरिक ऑक्साइड कहलाता है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है।
इसके साथ दो गैसें भी निकलती हैं जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होती हैं। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, याद रहेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड तथा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होती है। ये सल्फ़र है ना, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होती हैं। अब इसी को केमिकल रिएक्शन में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो जल कैसे त्यागता है वो समझाता हूँ। सपोज करो ये एक इंसान है ना, ये कोई इंसान है, इसको सब बोलते हैं कि शरीर, इंसान के शरीर में 70% पानी होता है। पानी मतलब जल ही होता है, लेकिन कहाँ बताओ, कहाँ दिखता है, बताना जरा। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके अंदर पानी है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन है पानी। जैसे इंसान के शरीर में पानी होता है ना, ऐसे ही फेरस सल्फेट में पानी होता है, इस क्रिस्टल में पानी होता है, ये याद रखना। इसलिए जल त्याग देता है गर्म होने का। जैसे इंसान के शरीर को जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसको पानी जला देते हैं ना इंसान शरीर को, तो जैसे ही इंसान के शरीर को जलाते हैं वो पानी को त्याग देता है इंसान का शरीर। ऐसे ही क्रिस्टल भी जब इसको जलाएंगे तो ये पानी को त्याग देगा। तो पानी को त्याग देगा तो क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्या बोलते हैं फेरस सल्फेट को? FeSO4, Fe2SO4 है ना, सॉरी FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस क्या है? SO4 का, हाँ सही है, ये हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग देख लेना। Fe की बैलेंसिंग कितना है? पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल कहाँ पे है? ये देखो कितना है फेरस, कहाँ पे, ध्यान दो। फेरस है, देखो यहाँ पे फेरस, ये। और इसकी बैलेंसी देखो कितनी होती है, सर्च करो, मैं नहीं बताऊँगा इसका। जो याद रखने वाली बात है वो मैं बता दिया, उसके बाद तुमको जो ज़रूरत होगी वो बता देना, वो याद करते रहना, है ना। जो ज़रूरत लग रही है उसको याद करना है बस। पी, अब देखो ये फेरस सल्फेट, इसको याद कर लो ना। इसको याद क्या करना है? फेरस सल्फेट इसी को बोलते हैं, फेरस और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। Fe को फेरस बोलते हैं, आयरन, और इसको सल्फेट, तो फेरस सल्फेट हो गया। इसमें चौंकने वाली बात ही नहीं है। अब उसके बाद तुमको वो करना है, FeSO4, इसको तुमको कराना है रिएक्शन। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। यहाँ लिख देता हूँ Fe2O3। ये सब याद करना है। इसको क्या, इन सब का नाम, इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं है, तुमको याद ही करना पड़ेगा। क्या होता है फेरिक ऑक्साइड? क्या होता है? जब ऑक्सीजन को O2 होता है तो ऑक्सीजन बोलते हैं, O3 को ऑक्साइड ही बोलते हैं। तो तुमको एक ऑक्सीजन जब एक्स्ट्रा आता है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे Fe2O3, इसको बोल दो फेरिक ऑक्साइड। याद करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी 11वीं में तुम जाओगे तो इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण इसका पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोलते हैं इसको फेरिक ऑक्साइड, और इसको मेथेन क्यों बोलते हैं, CH4 को। ये सब तुमको 11वीं की चीज़ें हैं, अभी तुमको बस ऊपर ऊपर से समझनी है और कुछ चीज़ें याद करनी है। रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को समझो बेसिकली। तो क्या हुआ, एक सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एक्सपेरिमेंट तुमको याद हो गया। इसमें तुमने देख लिया, यहाँ पे कुछ गैस भी निकल रही थी। गैस क्या था? SO2 और SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस हो गई, दूसरी गैस क्या थी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये निकालना है तुमको, है ना। तो इसको लिख लो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है? फेरस सल्फेट, है ना। अब चलो इसको आगे चल के देखते हैं क्या होता है। FeSO4, अब देखना हमको बैलेंसिंग करना है। यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे 2 Fe है, गलत हो जाएगा बात, तो हम यहाँ 2 Fe ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखो, हमने यहाँ एक Fe देखा था, फेरस एक ही है, लेकिन यहाँ पे फेरस 2 था, तो हमको यहाँ पे मजबूरी है 2 लेना। क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है। तो 2 Fe हो गया, 2 Fe बात बराबर सही। SO4 मतलब 2 सल्फ़र है और 8 ऑक्सीजन, यानी कि 2 सल्फ़र, देख लेते हैं, 2 सल्फ़र 8 ऑक्सीजन,
ये है हमारे पास, जो दूसरी तरफ भी इतना ही होना चाहिए। यहाँ क्या है, 3, 3 को घटा दो, कितना बचा 5, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 5 ऑक्सीजन कैंसिल आउट। अब इसको मिटा दो, ऑक्सीजन बराबर है दोनों तरफ। सल्फ़र 2, एक सल्फ़र यहाँ, एक सल्फ़र यहाँ, चलो ये भी बराबर है, मतलब बैलेंस हो गया रिएक्शन, है ना। जितना एलिमेंट यहाँ होगा उतना ही एलिमेंट इस तरफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो गुणा करके बनाओ उसको, लेकिन बनाना पड़ेगा तभी वो बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अब देखो एक चीज़ समझ में नहीं आया कि रिएक्शन तो हो गई, लेकिन तुमको ये समझ में अगर दिमाग में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से सीखो कि इसमें लिखा था कि जल को त्याग देता है। जल कहाँ से त्याग रहा है, समझ में तो नहीं आया। तो किताब में एक चीज़ लिखा है, उसको पढ़ना, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तुम ध्यान से पढ़ लेना। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी कि एक कंपाउंड को टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है। तो ये एक कंपाउंड है, टूट के छोटे छोटे उत्पाद बना रहा है, ठीक। जब फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। अब हमको ये समझना है कि जल कहाँ त्याग रहा है ना, उसके पास है कहाँ जल। तो देखो जल कैसे त्यागता है, जब ये FeSO4, ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन होनी तो यही है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों बना रहा है, सिर्फ वो समझा रहा हूँ, समझने के लिए, बुक में भी समझने के लिए दिया है, ये इससे ऐसा क्यों बना रहा है ना। तो अब वो बताता हूँ क्या है। फेरस सल्फेट है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा होती है। पानी की मात्रा कितनी होती है, H7H2O होती है। 7H2O क्यों होती है उसको बताता हूँ, क्योंकि हमको जो फेरिक ऑक्साइड चाहिए उसमें अगर 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट है तो उसमें 7 ग्राम H2O की मात्रा होती है। इसका मतलब ये है। अब क्यों होता है ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता सच बताऊँ तो, लेकिन जब बुक में लिखा रहता है, जो कोई साइंटिस्ट उसको देखा है, उसने ऑब्जर्व किया है, तो उसको पता है कि इतना होता है, इसलिए किया है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसका, ठीक, कैसे करते हैं, इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये वाला चीज़ उड़ जाता है जल, बचता है FeSO4। तो देखोगे जब तुम वीडियो में ध्यान से देखोगे, वीडियो में क्या है कि जो हरा कलर का क्रिस्टल है, पहले इसका वेपर बन जाता है, मतलब इसका भाप बन जाता है, जितना पानी है वो उड़ जाता है पहले, उसके बाद बचता है फेरस सल्फेट, फिर फेरस सल्फेट ये बचा और उसके आगे फिर ये रिएक्शन हुई। हैप्पी। अब नहीं पूछना जल कहाँ से त्यागता है, समझ लो इतना बता रहा हूँ। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है, तो ये वाला फेरस सल्फेट है, उसमें से इतना वाटर है, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो ये पहले ही गायब हो जाएगा, बचेगा फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट फिर यहाँ से आगे बढ़ा देंगे, है ना। पानी चाहे 10 H2O हो, लेकिन जब वो भाप बन के उड़ना ही है उसको, तो क्या ही कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब तुमको आगे बढ़ना है क्रियाकलाप 1.6 में। क्रियाकलाप 1.6 भी थोड़ा आसान है। आसान कैसे है, जैसे पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था, उसको परख नली में फेरस सल्फेट को ले रहे थे, इस बार परख नली में ये वाला कंपाउंड लेंगे जिसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। लेड नाइट्रेट को यहाँ से चम्मच से उठा करके पहले परख नली में डाल देंगे, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद लेड नाइट्रेट आ गया। फिर उसको बर्नर के हेल्प से गर्म करेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद बर्नर इतना गर्म हो जाएगा कि उसका ब्राउन रंग हो जाएगा। ब्राउन रंग होने के बाद उसमें से ऐसे कुछ गैसेस निकलेंगी, जैसे फेरस सल्फेट में गैस निकली थी, ऐसे इसमें भी गैस निकलेगी। लेकिन फेरस सल्फेट को जब गर्म किए थे तो उस गैस का नाम क्या था, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे जो गैस निकलेगी उसका नाम कुछ और होगा। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड था, जो पदार्थ बना था, ठोस पदार्थ बना था, ये वाला फेरिक ऑक्साइड था। इस वाला ठोस पदार्थ का नाम होगा लेड ऑक्साइड। उसमें फेरस था तो फेरिक ऑक्साइड बना, यहाँ पे लेड है तो लेड ऑक्साइड बनेगा। सिंपल। जो गैस वहाँ से निकल रही थी वो सल्फर वाली गैस थी, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। कैसे, क्योंकि ये N है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फ़र था तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। बस सेम एक्सपेरिमेंट है। कैसे करेंगे इसको, हिंदी में लिख देता हूँ। देखो जो एक्सपेरिमेंट में हुआ था वही हिंदी में लिख दिए हैं। जब एक नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेकर बर्नर की मदद से गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट का रंग बदलकर भूरे रंग का उत्पाद बनाता है ना।
भूरे रंग का उत्पाद बनाता है जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं। और तथा इसमें से जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब याद कैसे करेंगे। तो देखो क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। हम क्या किए कि हम खाली बैठे हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम खाली बैठे हैं, हम तरह तरह का कुछ फेरस सल्फेट ला लिए, लेड नाइट्राइड ला लिए, कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन ले आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट ले आते हैं या कंपाउंड ले आते हैं और देखते हैं कि इसको सबको बारी बारी गर्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो सबको हम गर्म कर दिए, हम देखने बैठ गए क्या होता है। तो हमने ये फेरस सल्फेट को पहले गर्म किया, क्या क्या हुआ हम देखे उसमें कि फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। ऐसे ही हम अब कहें दूसरी चांद, अब हम मेरी बारी, मैं क्या करता हूँ अब नाइट्रोजन डाइ उसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देख लो लेड नाइट्रेट ऐसा दिखता है ना। जैसे सल्फर हरे कलर का था तो लेड नाइट्रेट सफ़ेद रंग का होता है। अब मैं सोचा इसको देखो गर्म करके क्या होता है। गर्म किया, इसमें देखो काला, इसका रंग ही चेंज हो गया। उसके बाद ऊपर से धुआं निकल रहा है, तो क्या होता है जो कलर चेंज हुआ, उत्पाद बना, वो लेड ऑक्साइड होता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ऊपर जो निकला। अब क्या करते हैं कि इसको एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं सोचूंगा कि इसको यार इतना कौन लिखेगा। एक काम करते हैं, एक लाइन में लिखते हैं कि ताकि सब लोग समझ जाएं। तो हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे लेड नाइट्रेट क्या बोलते हैं? PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये हो गया। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, क्या हो गया? तापन का जो सिंबल होता है ना, ऐसे होता है, ये गर्म करने का है, ऊपर भी लिख लो, ये गर्म करने का सिंबल है। जब इसको ताप देते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लेड नाइट्रेट यानी कि Pb और क्या बना? लेड ऑक्साइड, हाँ Pb वो बना लेड ऑक्साइड, प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बैलेंसिंग करते हैं दोनों की, क्या क्या है। एक Pb है, एक Pb, बढ़िया है। एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन, ये भी बढ़िया है। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, ये भी बढ़िया है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, बुक में दिया हुआ है यहाँ पे एक ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। कैसे हम देखेंगे? देखो धुआं होता है, धुआं तो कभी भी धुआं हम ये देखते हैं ना कि या तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो धुआं आग कब लगती है? जब ऑक्सीजन होता है, ऐसा बताए थे। तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जब निकल रही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक ऑक्सीजन का कण भी निकल सकता है। बुक में दिया हुआ है, इसको याद रख लो। देखो हो सकता है बैलेंसिंग तुम करो, तुमको ये दोनों मिल जाए, तुम खाली हो जाओ, लेकिन हमको आगे भी देखना है कि ऑक्सीजन भी मिल सकता है। देखो ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर आ गया था, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया था। और हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन मिले, क्योंकि लेड नाइट्रेट है, उसको जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो एक ऑक्सीजन तो हमको निकालना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, फिर से बैलेंसिंग करेंगे। क्या हो जाएगा? एक Pb हो जाएगा, एक Pb यहाँ पे हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम O2 कहाँ से निकालेंगे? मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वांटिटी है, यहाँ पे 2 क्वांटिटी ले लेंगे लेड नाइट्रेट का। 2 क्वांटिटी अगर ले लिए तो क्या हुआ? देखो यहाँ पे दो Pb हो गया, तो हमको यहाँ पे भी 2 Pb बनाना पड़ेगा। और 2 Pb जब बना दिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। और देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गया। अब हमको 6 ऑक्सीजन में यहाँ हमारे पास कितना है? 6 ऑक्सीजन हो गया, बस इतना ही था, 6 ऑक्सीजन। एक सेकंड फिर से चेक कर लेता हूँ। 2 Pb, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 2 लेड, यहाँ पे भी हो गया 2 लेड। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी, लेकिन नाइट्रोजन तो यहाँ पे एक ही है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ 2 नाइट्रोजन ले लेंगे। 2 नाइट्रोजन ले लिए तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी आ गया। अब उसके बाद एक सेकेंड,
गलत, एक सेकंड में, गलत हो रहा है। लेड का क्या होता है वैलेंसी 4, और NO3 का कितना हो जाता है, एक सेकंड में, 1 2 3 1 ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये इधर से, ये इधर, -1 होता है। तो 4 को मैनेज करने के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, NO3 PB होता है +4 और NO3 होता है -1। तो NO3 को हमको कितना लेना पड़ेगा, 4 बार लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, PB का क्या बताया था, PB का बताया था या तो +2 होता है और या तो यहाँ पे +4 होता है। तो हमको 4 कब लेना है और 2 कब लेना है, इसको मैं बताया था। एक सेकंड को दिखाता हूँ। देखो कि जब लेड ऑक्साइड बनाएगा तब उसकी वैलेंसी +4 होगी, अदरवाइज वैलेंसी +2 होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बना रहा है लेड नाइट्रेट। तो जब भी नाइट्रेट आएगा, मतलब ऑक्साइड नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड है तो इसकी वैलेंसी तो हम जो लेना हो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट बना रहा है तो हम +2 वैलेंसी लेंगे इसकी। तो +4 को रोल्ड आउट कर देंगे, यहाँ पे +2 वैलेंसी होगी, और जैसे यहाँ पे वैलेंसी +2 होगी तो इसको -2 हमको करना पड़ेगा, तो हम 2 बार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2। तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो PbNO3 और 2 बार ये बनेगा। तो यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ हमने 2 बार नहीं लिया P। अब देखो फिर से बताता हूँ कैसे। यहाँ पे PbNO3 2 बार ले लिया, यानी कि लेड नाइट्रेट बन गया। अब लेड नाइट्रेट में हम इसको अगर 2 हटा दें और हम इसको भी 2 हटा दें, यहाँ पे भी 2 हटा दें, ऐसा कुछ उत्पाद बनाना है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हमको ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे PB कितना है, 1 बार है, तो यहाँ PB 1 बार, अच्छा है, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 बार, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पे 1 बार, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमको यहाँ पे 2 बार लेना पड़ेगा नाइट्रोजन। चलो 2 बार ले लिए नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 6 बार, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो 1 और 3 और ये 5 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 5 ऑक्सीजन कहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, ये 2 का गुणा 4 और ये 6, मतलब 2, तो 4 2 6, 1 7 ऑक्सीजन, मतलब इस साइड राइट हैंड साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड में 6 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी, ठीक। 2 बार ले लिया हमने, तो 2 बार अब क्या करेंगे, फिर से देखते हैं। 2 बार PB है, तो यहाँ PB 1 बार है, वो भी नहीं हो पाएगा, हमको 2 बार PB लेना पड़ेगा। अब फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 बार PB, 2 बार PB, सही है। अब क्या है, नाइट्रोजन है, 2 बार यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 बार नाइट्रोजन, यानी 4 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ही नाइट्रोजन हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को 4 बार हम कर देंगे। देखो ना, ये NO3 है, NO3, इसको हमने 2 बार लिया है, तो नाइट्रोजन तो यहीं पे हो गया 2 बार। अब ये 2 का गुणा शुरू में भी तो किया है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 नाइट्रोजन हो जाएगा ना, तो हमको दूसरी तरफ भी 4 नाइट्रोजन चाहिए। 4 नाइट्रोजन ले लिया हमने, 4 कर दिया। अब कितना है, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन को दूसरी तरफ करना है। यहाँ पे होगा 2 ऑक्सीजन, O2 गुणे 4 बराबर 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 8 2 10 2 12, 12 ऑक्सीजन। देखो फिर से बैलेंस हो गया। अब गिन लो दोनों कंपाउंड, सब जगह बराबर बराबर है। तो ये हो गया क्या हमारा रिएक्शन। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन गया, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ये बन गया, ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बन गया, लेड नाइट्रेट तो पहले से ही था।
हाँ, अभी इसमें हमने क्या समझा कि मैंने बोला कि ऑक्सीजन हमको निकालना पड़ेगा। ये यहाँ पे अगर 2 रहेगा, तुमको ये याद रहेगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन निकल के ही रहेगा, ऑक्सीजन निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। जब तक तुम ऑक्सीजन निकालोगे नहीं, तब तक बैलेंस नहीं होगा इक्वेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा, लेकिन इसको ध्यान रखना है ना। बस अगला ऐसा कुछ काम दिया हुआ है, 1 सेकंड में देख लेता हूँ काम है कि नहीं, कुछ और लिखवाना है कि नहीं लिखाना है इसमें। इसका एक बार एक्सपेरिमेंट वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें देखना कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1.6 के नीचे के लिंक टच करोगे तो ये वाला पूरा एक्सपेरिमेंट तुमको दिख जाएगा, क्या होता है, सब कुछ पता चल गया है तुमको। अब क्वेश्चन और आंसर, जो जितना भी क्वेश्चन आंसर है सब लिख ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर बन जाएगा तो वेल एंड गुड, वरना नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करके दिखाएंगे। इस वाले को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1.7। इसमें क्या है, जल का वैद्युत अपघटन। क्या होता है कि हम जैसे H2O है हमारे पास, इसमें अगर हम बिजली सप्लाई करते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसा होता है ना। जल का वैद्युत अपघटन ऐसे ही है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के जल बना है। अगर जल को हम तोड़ेंगे 2 भागों में तो वो विद्युत अपघटित हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सपोज करो हम एक ग्लास लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे, है ना। नमक डाल देंगे, उसकी क्या होती है कि उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बेसिकली। तो एक ग्लास लो, उसमें नमक डालो, और नमक डाल के एक पेंसिल को दोनों तरफ छील लेना है ना। एक पेंसिल को दोनों तरफ से छील लेना है। अब क्या करेंगे, आधा ग्लास में पानी भरेंगे, उस पेंसिल को ऊपर से इस जैसे फंसाया गया है, अगर ऐसे हम डाल देंगे दोनों पेंसिल को, और इस पेंसिल में बैटरी का एनोड साइड मतलब टच करा देंगे, और इस वाली पेंसिल के निप में बैटरी का कैथोड साइड टच करा देंगे। बैटरी में एनोड और कैथोड लिखा रहता है किस साइड है, तो अब तुम किसी में भी कर लो, किसी में भी टच करा लो, किसी को भी एनोड बना लो, किसी को भी कैथोड बना लो। बस इतना ध्यान रखना कि जिस साइड एनोड रहेगा उस साइड ऑक्सीजन गैस निकलेगी, जिस साइड कैथोड रहेगा उस साइड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो, एक तरफ ऑक्सीजन निकलेगी, एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन किससे निकलेगा, एनोड से, हाइड्रोजन कैथोड से। कैथोड एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो तभी देखो हम क्या बोलते थे, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -1 -2 होता है। ये क्यों होता है, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है यानी कि कैथोड, और ये नेगेटिव है यानी कि एनोड, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्यों एनोड में ऑक्सीजन क्यों होता है, क्योंकि उसकी संयोजकता जो है वो -2 होती है ऑक्सीजन की। तो हम देख सकते हैं कि कैथोड जो है उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, और जो एनोड है उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। ये बैटरी मिल जाती है, मार्केट में मिल जाती है, एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लेना, तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे पेंसिल के पास से ऐसे गैस निकलती हुई दिखेगी। एक्सपेरिमेंट में देखना, एक्सपेरिमेंट वीडियो लिंक में देखना, तुमको दिख जाएगा। एक तरफ से नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है और एक तरफ से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जल का वैद्युत अपघटन इसीलिए होता है ना। अब इसका पूरा का पूरा रामायण उसमें लिखा हुआ है बुक में, तुमको पढ़ना हो ध्यान से पढ़ लेना। बैटरी जो होती है वो 6 वोल्ट की होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ये है क्या एक्सपेरिमेंट, और बुक में जो लिखा है उसको पढ़ लेना एक बार, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। मैं एक बार बुक से पढ़ के बता देता हूँ। एक प्लास्टिक का मत लीजिए, जो तुमको ज्ञान दिया हूँ अभी ये सब करने के लिए, यही सब उसमें लिखा हुआ है भाषण। उसके बाद क्या है जो लिखा है, जल से भरी 2 आंसर की परत नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, है ना। ये इसकी बात कर रहा है और कुछ नहीं। पेंसिल को कार्बन इलेक्ट्रोड नहीं मिल रहा है तो पेंसिल ले लो, दोनों को दोनों तरफ से छील के उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब क्या है, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण की थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशाकित नली से जल को विस्थापित कर देंगे। देखना कुछ समय बाद अगर तुम 1-2 घंटे तक छोड़ दोगे, बैटरी बस चार्ज रहनी चाहिए, तो पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अलग से निकल के बाहर चला जाएगा, भाग जाएगा, और हाइड्रोजन अलग से निकल के भाग जाएगा बाहर। लेकिन हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें गैस जो बन रही है उसमें आग वाग मत लगाना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, और ऑक्सीजन तो जो वो तो सब उड़ के बाहर वातावरण में चला जाएगा। तो पानी बिल्कुल अपघटित हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा पानी, यहाँ से गायब होगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा पानी गया कहाँ। बैटरी जो एनर्जी दे रही है, ये पानी क्या होगा, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हवा में उड़ गया, तुमको पता ही नहीं चलेगा पानी गया कहाँ, उड़ जाएगा पानी।
ठीक। तो जो एकत्रित गैस होती हैं, तुमको ध्यान देना, जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगा, पानी कम निकलेगा। हाइड्रोजन क्यों ज़्यादा निकलेगा? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, तो हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं और 1 ऑक्सीजन लेते हैं। तो पानी को जब तोड़ेंगे ना, तो हाइड्रोजन ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीजन कम बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा लगता है पानी बनाने के लिए, ऑक्सीजन कम लगता है। ऐसे ही दोनों गैसों में से ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। ये याद रखना, याद रखने वाली बात है। ओके, अब हो गया बस, बाकी तुम बुक में पढ़ लो। दोनों परख ने बता ही दिया कौन सी गैस है। हाइड्रोजन गैस है कैथोड साइड और ऑक्सीजन गैस है एनोड साइड। ये अपने भाषा में जो बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ना, और जो तुमको समझ में आया पूरा का पूरा पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे अपने भाषा में लिख लेना, ताकि तुमको भूले नहीं, है ना। क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में भूल जाएगा तुम अभी सुनोगे, तो अपने भाषा में लिख लोगे तो कभी भी बुक खोल के मतलब कॉपी खोल के रिवीजन कर लोगे, तुमको याद आ जाएगा कि क्या क्या हुआ था। अब ऐसे ही इसकी तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य के सिल्वर क्लोराइड जो होता है, देखो सफ़ेद कलर का नमक जैसा होता है, देखो लेड नाइट्रेट भी इसी तरह दिखता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये सिल्वर क्लोराइड अलग होता है, लेड नाइट्रेट अलग होता है, बस दिखता है एक जैसा है। अब कोई अंग्रेज हमको 2 गोरा अंग्रेज एक जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी दोनों इंसान एक है, वो अलग अलग ही हैं। ऐसे ही ये सिल्वर क्लोराइड भी अलग है और लेड नाइट्रेट अलग है। तो सिल्वर क्लोराइड को ऐसे बस छोड़ देना है, धूप में छोड़ देना है, तो देखो कि वो चांदी बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा, सिल्वर धातु बन जाएगा, है ना। तो बस ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं। सूर्य उसमें से क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये Ag को सिल्वर बोलते हैं और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में सूर्य ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश लिख लो, लिखता हूँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अगर इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख दें तो क्या हो जाएगा, सिल्वर धातु बन जाएगा। सिल्वर धातु बोले तो Ag, और क्या गैस उसमें से कौन सी निकलेगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, भाग जाएगी। अब दोनों को बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये है सिल्वर है और यहाँ पे भी सिल्वर है, यहाँ पे क्लोरीन है, दोनों बैलेंस है, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैं तुमको बताया था कि ऑक्सीजन को O तो बोलते हैं, लेकिन जब हम ऑक्सीजन लिखते हैं ना, ऑक्सीजन, तो हमेशा O2 लिखते हैं, बताया था ना। तो अब ऐसे O2 लिख दो ऑक्सीजन को। ऐसे ही जब क्लोरीन को हम लिखते हैं, क्लोरीन को लिखते हैं तो Cl ना लिख करके हम उसको Cl2 लिखते हैं। तो तुमको भी ऐसे करना है, इसको मिटा करके Cl2 लिख देना है और यहाँ पे 1/2 लिख देना, ठीक। बस अब ये मत सोचना कि बुक में तो ऐसा दिया हुआ है AgCl2, है ना, उसके बाद ये बुक में 2 सिल्वर दिया हुआ है और यहाँ पे Cl2 लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख लो, दोनों सही है। देखो ना, हम यहाँ पे आधी क्वांटिटी ले लिए हैं, अगर हम जस्ट इसको 2 से गुणा, शब्द दोनों तरफ गुणा कर दे 2 से, तो ये कट जाएगा, तो जो नीचे लिखा है वही आ जाएगा, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों सेम है। और इसको हिंदी में तुमको लिखना हो तो लिख लो, बहुत बड़ी हिंदी नहीं है, कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में श्वेत रखते हैं तो श्वेत रंग का यानी कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है ना। हिंदी लिख देता हूँ, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, वियोजन हो जाता है ना, ये याद रखना है। और ऐसे ही जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है तो एक पदार्थ होता है उसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, उसका फार्मूला ऐसे होता है। तो जहाँ यहाँ क्लोरीन निकल रहा था ना, ये क्लोरीन है, तो उधर पे सिल्वर ब्रोमाइड जब रहेगा तो सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो भी वो सिल्वर धातु ही बनाएगा, लेकिन वो ब्रोमीन गैस बनाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रोमीन।
दोनों सेम है, मतलब समझ लो कि भाई बंधु हैं दोनों एक दूसरे के। एक ही कंपनी के हैं प्रोडक्ट। सिल्वर धातु, इसको लिख लो सिल्वर धातु। और इसको हिंदी में जो जो बताया हूँ ना, वीडियो को बैक करो और वीडियो को बैक करके लिख लो हिंदी में। नहीं लिखना है तो बुक में लिख लो, लेकिन लिख लेना ध्यान से, जो भी है ध्यान से लिख लेना। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जैसे उसको बताया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। तो विस्थापन और द्विविस्थापन एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में जब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाऊँगा ना, तो इसको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। विस्थापन मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज़ करो बुक का ही एग्जांपल उठाता हूँ। जैसे ये है फेरस, फिर ये है कॉपर सल्फेट SO4। अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस क्या बोलेगा, ये काम करो तुम दोनों अलग हो जाओ, मैं इसके साथ शिफ्ट हो जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट बना लेगा, हटा देगा उसको, है ना। तो मतलब ये कॉपर और सल्फेट में से सल्फेट विस्थापित होकर फेरस के पास चला गया। तो एक बार विस्थापन हुआ, फेरस सल्फेट हो गया, अब बच गया कॉपर, अलग अकेला पड़ गया कॉपर। तो ऐसे बताया था ना, A+BC में अगर AB अगर कोई ग्रुप बना लिया और C को अलग फेंक दे तो उसको हम विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे AB+CD में दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जाए, यानी कि AC+BD बन जाए, दोनों एक दूसरे विस्थापन हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, है ना। और इसको बोल देते हैं विस्थापन। तो अब ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका है, एक एक्सपेरिमेंट और रह गया है। तो जैसे अभी जल का विद्युत अपघटन बताया मैंने, ऐसे ही इसका भी एक मतलब वीडियो लिंक दे दूंगा विस्थापन अभिक्रिया की, मतलब क्रियाकलाप 1.9 जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, उसको देख लेना एक बार ध्यान से। तो जब अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर जितना भी तुम्हारे पहले अध्याय में दिया, पहले यूनिट में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सबको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमसे कितना बना, हमने क्या सीखा इस यूनिट में। मेरे ख्याल से सब कुछ बनने लगा होगा तुम लोगों से। खुद से ट्राई करना, बन रहा है, नहीं बन रहा है तो भी, बन रहा है तो भी, बस ट्राई करना। नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में तो वैसे भी मैं बनाऊंगा वीडियो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लगना है ना। बस अभी प्रैक्टिस करो सिर्फ, जितना भी अभी सब बता दिया हूँ तुमको क्वेश्चन उसी में से पूछा जाएगा, तुम क्वेश्चन का आंसर दे दो, तुमको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, तुमसे बनता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, उस एग्जांपल को एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई करते हैं सिर्फ, बनता है कि नहीं, है ना। अपचयन और उपचयन क्या है, बहुत छोटी चीज़ है। अपचयन मतलब किसी मिश्रण से एक एलिमेंट का घटना। जैसे देखो इस मिश्रण में से सल्फेट घट गया, कॉपर अकेला बच गया, तो मतलब कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, अपचयन। और फेरस अकेला था, इसके पास बढ़ोतरी हो गई, अकेला ये सिंगल था, ये डबल हो गया, तो इसका फेरस का क्या हो गया, उपचयन। ऐसे याद रखना, कुछ है नहीं, अपचयन उपचयन सिर्फ नाम मात्र डराने के लिए एक वर्ड बनाया गया है बस। अब जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न में, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है ना। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। बताओ पदार्थ X क्या है, लिखा है पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो देखो किस पदार्थ का विलयन उपयोग होता है सफ़ेदी करने के लिए। पदार्थ का विलयन मतलब जो पदार्थ एक्चुअल रहा होगा, जैसे हमारा पदार्थ था चूना, है ना। तो चूना का जो विलयन था, पानी में मिलाए थे तो उससे बना था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना था। तो इसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो ये तो विलयन हो गया पदार्थ का। पदार्थ क्या है, चूना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ऊपर देखो, देखो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट का जल में विलय करवा देते हैं, तो जो विलयन लास्ट में बचता है वो बचता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किस पदार्थ का विलयन, यानी विलयन ये है, इसका पदार्थ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्ब क्या बना था, एक सेकेंड, ये क्या था,
कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कर बुझे हुए चूने का निर्माण करना। बुझा हुआ चूना क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये था कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? पदार्थ का नाम था CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसको बोला था याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। पहला आंसर हो गया, यह है पहला। पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका सूत्र CaO। ठीक। दूसरा आंसर क्या है? दूसरा क्वेश्चन, ऊपर लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। ठीक है, करा देते हैं। CaO है, इसको करा दिए H2O के साथ अभिक्रिया, क्या हो जाएगा? CaOH ये हो जाएगा, और प्लस CaOH, फिर एक H बचेगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। तो इसको क्या हो जाएगा? एक देखो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बनेगा। दो लेना पड़ेगा इसमें ना, नहीं सिंपल एक ही बचेगा। हाइड्रोक्साइड तो होगा, कैल्शियम होता है +2, हाइड्रोक्साइड होता है -1। तो इसको 2 बार लेंगे तब जाके ये -2 बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ बस यही बनेगा और कुछ नहीं। ऊष्मा भी पैदा होती है तो ऊष्मा लिख देना, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराइए, लिखा ऊपर लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए, करा दिए। ऊपर लिखे पदार्थ जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराए, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस इतना था। अब दूसरा क्वेश्चन भी जो है उसको भी पढ़ पढ़ के सॉल्व कर लो ना। ये क्वेश्चन था, तुमने मजाक मजाक में सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन था। अब जैसे पूरा का पूरा याद रहेगा तुमको, तुमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में, नोट्स बनाओ, नोट्स को एक बार रिवीजन करो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुमसे सब बन जाएगा। पता है मुझे, सब बन जाएगा, है ना। और बाकी जो छूटा छटका है, विस्थापन और द्विविस्थापन, अगले वीडियो में, लगभग 1 घंटे की वीडियो रहेगी। अगले वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन और आंसर करेंगे, है ना। ये सारा का सारा पहला यूनिट का सिलेबस तो खत्म हो गया। एक यूनिट में जितना भी टॉपिक था सब खत्म हो गया। विस्थापन द्विविस्थापन बचा हुआ है, तो वो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में पता चल जाएगा, है ना। बैलेंसिंग तुमसे आने लगी है, तो बैलेंसिंग को अगर नहीं आएगी तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, मैं फिर से बैलेंसिंग बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि बैलेंसिंग जिस तरह बताया हूँ पहले वीडियो में, सेम उसी तरह बैलेंसिंग होगी। ओके, चलो बाय।